हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सभी? तो आज हमारा ये सिक्स सेशन है जिसमें हम आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आप देख लेना आरआरबी जेई स्पेशल सीरीज, आरआरबी जेई सीबीटी 2 स्पेशल सीरीज। तो वहाँ पर जितने भी सेशंस हुए हैं सबका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में एडेड है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो प्लेलिस्ट में को जाकर आप फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी अनअकैडमी प्लस पर 60% ऑफ का जो ऑफर है वो चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, इस पर आपको 60% का जो डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड टेस्ला 10। ठीक है, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं वो 31 जनवरी से ये वाला बैच स्टार्ट हुआ था जहाँ पे पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल साइंस, ये सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। और साथ ही साथ पावर सिस्टम भी चल रहा है जिसकी क्लास जो है वो 3 बजे होती है। ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर जो प्लस का इंटरफेस होता है वो यूट्यूब के जैसा नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट इंटरफेस होता है जहाँ पर आपको रेजेंट का फैसिलिटी मिलता है। आप क्लास में हमसे बात कर सकते हो, क्लास हैंड्स आउट, और भी ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जिन्होंने लिया है। और नेक्स्ट है अनअकैडमी आरंभ 2025। ये एक इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है आईआईटी जेईई, नीट, यूजीटी एंड फाउंडेशन, इसके लिए। ठीक है। तो ये 1 मार्च से ये स्टार्ट होगा और इसका जो टाइमिंग है वो है 7 से 9, इवनिंग में 7 to 9 इसका टाइमिंग रहेगा। और ये आपको लाइव देखने को मिलेगा जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी इस यूट्यूब चैनल पे। जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये इवेंट लाइव देखने को मिलेगा। टाइमिंग आप नोट कर सकते हो, 7 PM to 9 PM। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन कौन सा किया था? ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपको इससे पहले वाले सेशन में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि द पावर ऑफ एन फेज अनबैलेंस्ड सर्किट, द पावर ऑफ अनबैलेंस्ड सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय, कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए मिनिमम नंबर ऑफ एन वॉट मीटर, n+1 वॉट मीटर, n-2 वॉट मीटर, या n-1 वॉट मीटर। तो अगर आपके पास एक एक अनबैलेंस्ड सर्किट है और अगर उसकी पावर को आपको मेजर करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है। तो बेसिकली एन फेज सिस्टम है, तो एन फेज सिस्टम में कितने वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी? मेजरमेंट से ये क्वेश्चन है, ब्लोंडस थ्योरम। ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक अनबैलेंस सिस्टम है एन फेज, इसमें नंबर ऑफ वॉटमीटर रिक्वायर्ड कितना होता है? रिक्वायर्ड कितना रहेगा? जितना फेज है उससे एक कम, जितना फेज है उससे एक कम। ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास एक 3 फेज सिस्टम है, अगर अगर एक 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम है, अगर एक 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम है तो 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो नंबर ऑफ वॉट मीटर्स बताओ कितने चाहिए होते हैं इसमें? n-1, यानी कि 3-1 यानी कि 2 वॉट मीटर। तो 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ते हैं ना अपने 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम में पावर को मेजर करने के लिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ए 3-phase ट्रांसफॉर्मर आर बेस्ट सूटेड फॉर 3-phase 4-wire सर्विस। अगर हमें 3-phase 4-wire सर्विस चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट कनेक्शन पूछा है आपसे ट्रांसफॉर्मर का, बताइए। डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, आर स्टार डेल्टा। देखिए अगर हमें 3-phase 4-wire सिस्टम चाहिए तो उसके लिए देखो पहले से तो 3 फेज आ ही रहे हैं ना, तो सिस्टम डेल्टा में आएगा। बट अगर हमें 4-wire चाहिए तो 4-wire का मतलब क्या हुआ, एक तो आर वाई बी हमारे 3 फेज हो गए, एक हमें चाहिए होगा न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल तो केवल स्टार में ही मौजूद है। ठीक है, अब आप स्टार चाहे ग्राउंड करो ना करो, न्यूट्रल आपको स्टार में ही मिल सकता है, डेल्टा में न्यूट्रल प्रेजेंस ही नहीं होता। सो यू कैन गेट 4 वायर्स ओनली इन द स्टार, नॉट इन द डेल्टा। सो यू हैव डेल्टा स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा स्टार के अंदर हमें 3-phase 4-wire मिलेगा। ठीक है, ये इतना सिग्निफिकेंस होता नहीं है। स्टार स्टार जो ये कनेक्शन जो है स्टार स्टार हो गया, डेल्टा डेल्टा अपने ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, जब पावर को अपने ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। और डेल्टा स्टार कहां यूज करते हैं, ये अपने यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वेक्टर ग्रुप क्या होता है, इसका वेक्टर ग्रुप भी याद रख लेना, इट्स वेक्टर ग्रुप इज dy11। तो dy11 इसका वेक्टर ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, इससे पहले वाले सेशन में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, कैपेसिटेंस के अंदर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना था, और मैंने आपको कहा भी था कि इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको इंडक्टर में भी है मेरे पास। तो ये इंडक्टर का है, आपको बताना है कि इसमें इस ए और बी टर्मिनल के बीच में इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कैपेसिटेंस में क्या होता है कि वहां पर अपने रेसिस्टेंस में जिस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, रेसिस्टेंस में जिस तरीके से आप सीरीज कनेक्शन करोगे, इन द सेम वे कैपेसिटेंस में वो मेथड अपने यूज करते हैं पैरेलल के लिए, और रेसिस्टेंस के अंदर जो मेथड अपने पैरेलल में यूज करती हैं वही मेथड अपने कैपेसिटेंस के अंदर सीरीज में यूज करते हैं, और रेसिस्टेंस के अंदर जो मेथड यूज करते हैं वही सेम मेथड अपने इंडक्टर में यूज करते हैं। तो इंडक्टर में अगर इनका अपने को कनेक्शन करना है तो ये कनेक्शन बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह होगा। सीरीज में है तो R1 प्लस R2, और अगर पैरेलल में है तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जिस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में होता है उसी तरीके से होगा यहाँ पर। तो बताइए, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। ए और बी में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। करिए कैलकुलेट। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देखिए सबसे पहले ये 12 और 12 का कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल, क्योंकि इनके नोड्स देखो सेम ही है तो पैरेलल ही कनेक्ट है। तो 12 और 12 का कितना हो जाएगा, 6 हेनरी। ये 6 और ये 6 आपस में किस में आ गया, ये सीरीज में आ गया, तो ये कितना हो गया 12। 1 मिनट, ये 6 6 हेनरी, हाँ ये 6 और 6 ये किस में आ गया 12 हेनरी, सही है। अब ये 12 और ये 12 इनका आपस में हो गया किस में, पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 हेनरी। ये 6 इस 6 के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा
12 हेनरी, और ये 12 इसके साथ पैरेलल में जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हेनरी। और ये फाइनली हमारे पास एल ए बी निकालोगे तो 6 हेनरी के साथ में 12 हेनरी का रहेगा, तो 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 18 दैट इज 4 हेनरी। तो 4 हेनरी होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 4 हेनरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ कॉपर कितनी होती है अर्थ प्लेट की। अर्थ प्लेट जो होता है उसमें जो अपने कॉपर यूज करते हैं उसका डायमेंशन आपसे पूछा है, कितना होता है बताइए। ठीक है, देखो इसको याद ही रख लेना, 60 बाय 60 बाय 3.14 सारी सेंटीमीटर्स में होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना। मतलब मेनली जो इसका डायमेंशन अगर आप देख रहे हो ना, तो लेंथ और विड्थ ये तो बराबर है, मतलब स्क्वायर है। ये इसकी क्या है, चौड़ा मतलब मोटाई है, थिकनेस है 3.18 mm में है। सॉरी मैंने सारा सेंटीमीटर में बोल दिया था, ये सेंटीमीटर में रहेगा, ये mm में रहेगा 3.18। तो आप इस तरीके से इसको याद रखना, 60 60 3.18 स्क्वायर शेप रहेगी। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसमिशन लाइन the phenomena of rise in voltage at the receiving end of open circuited under light load condition is known as under light load condition is known as under light load condition is known as इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बताइए, इस इफेक्ट को अपने क्या बोलते हैं। देखो होता क्या है, देखो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर वो ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो उसकी लेंथ, अगर उसकी लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा है ना, तो वो शॉर्ट नहीं रही। इसके बाद में क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का जो अर्थ है होता है, यहाँ से वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर रहते हैं तो कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन होती है। ये जब कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन होती है तो इसमें चार्जिंग करंट होता है आईसी, ये चार्जिंग करंट होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे चार्जिंग करंट आ रहा है इसकी वजह से रिसीविंग साइड का वोल्टेज जो है वो सेंडिंग साइड से भी ज़्यादा हो जाता है। ये वी एस बोल दो, ये वी आर बोल दो। अब अगर ये सेंडिंग साइड से भी रिसीविंग साइड का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन बताओ कितना आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसा होता कब है, ये सब हमें कब देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लाइट लोड या ओपन सर्किट के अंदर। या तो लोड बहुत कम लगा हुआ है या सर्किट पे लोड ही नहीं है, तब हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है और इसको बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट कौन सा होता है, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट आता है अंडरग्राउंड केबल के अंदर। अंडरग्राउंड केबल के अंदर प्रोक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां पर दो कंडक्टर इस तरीके से हैं। स्किन इफेक्ट अगर आप हटा दो, दोनों में अगर मान लो कि करंट सेमी डायरेक्शन में जा रही है, एंटर कर रही है, इधर क्रॉस और इधर क्रॉस, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, है ना। और इसका अगर आप देखोगे, इसका क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा है, यहां पर तो सपोर्ट हो रहा है, यहां पर अपोज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस अपोज कर रही हैं,
और यहां पर क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, यहां पर सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनसाइड यहां पे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, करंट कहां शिफ्ट करेगा, करंट की डेंसिटी जो है वो इस साइड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। प्रोक्सिमिटी का मतलब ही होता है पास में। अगर ये पास में, बताओ कहाँ रहते हैं कंडक्टर, अंडरग्राउंड केबल में रहते हैं ना। अंडरग्राउंड केबल के अंदर तो सारी केबल पास में ही रखी हुई होती हैं, या एक ही कंडक्टर के अंदर आर वाई वी दो तीनों होते हैं, ठीक है। तो वहां पर प्रोक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। स्किन इफेक्ट तो आपको पता ही है कि जो स्किन इफेक्ट है वो फ्रिक्वेंसी के कारण जो करंट है वो कंडक्टर के सरफेस पे रहता है, ठीक है, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है। अब वो एक्चुअली में नहीं घटता है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसलिए घटता है क्योंकि करंट ही ऊपर ऊपर जा रहा है, अंदर वाला यूज ही नहीं कर रहा, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है, रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फेरेंटी इफेक्ट, और एक चीज याद रखना कि फेरेंटी इफेक्ट में वोल्टेज का रेगुलेशन जो है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगर इंटरनल इंपेडेंस एक सोर्स का 9+j12 है, तो अगर उसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो लोड का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, लोड का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो डीसी में तो आप पढ़ते ही हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एसी में भी होती है, ठीक है। एसी में जब यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि जब डीसी में तो सिर्फ सोर्स का रेसिस्टेंस ही होता है, लोड भी रेसिस्टिव ही होता है, लेकिन जब हम बात एसी में जाते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंस भी आ जाता है, तो वहाँ पे सोर्स का भी क्या होता है, रिएक्टेंस, और लोड भी रिएक्टिव लोड भी होता है, ठीक है। लोड भी ऐसा सेट किया जाता है कि जिससे जो इम्पिडेंस है, जो पावर है, वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो लोड को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना कितना सेट करोगे, उसका रेसिस्टेंस कितना रखोगे, लोड का रेसिस्टेंस कितना रखोगे बताओ। इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड ले लो, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा, 89 प्लस 144 कितना आ जाएगा बताओ। 89 प्लस 144 करोगे तो ये हो जाएगा 81, सॉरी 81 प्लस 144 करोगे तो दिस विल बी 225, दैट मीन्स 15 ओम, दैट मीन्स 15 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शंट कैपेसिटेंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर के अंदर शंट कैपेसिटेंस अगर कम हो तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी सेम रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। या नन ऑफ दिस, बताइए। देखिए, अगर हमारे पास एक टावर है, इस टावर पे क्रॉस आर्म्स होंगी, और यहां पर इंसुलेटर डिस्क लगी हुई होंगी,
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से। यहां पे बनेगा म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और यहां पे बनेगा शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, जो शंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है इस टावर से, ये जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज अपने चाहते तो हैं सेम हो, बट सेम आती नहीं है, अलग अलग आती है। जैसे कि यहां पर वोल्टेज अगर V4 है तो यहाँ पर V3, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V1। तो V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3 नॉट इक्वल टू V4। होता क्या है कि जो ये वाला कंडक्टर होता है, जो ये वाली डिस्क होती है, ये डिस्क ओवर स्ट्रेस्ड होती है। क्या होती है? ओवर स्ट्रेस्ड। ये वाला डिस्क, ये ओवर स्ट्रेस्ड क्यों? क्योंकि पास में है। और जो टॉप वाला होता है, दिस वन, ये अंडर स्ट्रेस होती है। ये अंडर स्ट्रेस्ड होती है। तो इसका मतलब वोल्टेज जो V4 है उधर उसका सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम V3 का होगा, उससे कम V2 का होगा और सबसे कम V1 का होगा। आई बात समझ में? अब इस वजह से ये आता किस वजह से है, यहां पर हम एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज M। M होता है CS बाय CM। CS बाय CM। अगर इस M को अपने कम करेंगे तो ये कम कैसे होगा? जब हम अपने CS को कम करेंगे, M कम होगा तो सारी की सारी वोल्टेजेस आपस में बराबर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब सारी की सारी वोल्टेजेस आपस में बराबर होंगी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए CS बाय CM रेशियो, मतलब ये जो शंट कैपेसिटेंस बाय म्यूचुअल कैपेसिटेंस का रेशियो अपने को कम करना होता है। ठीक है, इसको कम करने का देखो ये वाला तरीका जो है, कौन सा? म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ये नहीं चेंज होता क्योंकि अपने डिस्क एक ही टाइप की लेते हैं। अगर डिस्क अपने एक ही टाइप की ले रहे हैं तो ये क्यों कम होगा? ये तो सेम ही रहेगा। कम अपने इसको कर सकते हैं, इसको कम अपने कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए, CS को कम करने के लिए एप्सिलॉन A बाय D, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दो तो CS कम हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? इस क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाकर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है बट वो मैकेनिकली अनस्टेबल कर लेगा, कॉस्ट भी बढ़ा देगा, तो वो एक फिजिबल तरीका नहीं है। या फिर अपने यूज करते हैं आर्किंग हॉर्न। तो इसमें पहला मेथड यूज करना है इसको कम करने का, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म, और दूसरा तरीका इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म, दूसरा तरीका
यूजिंग आर्किंग हॉर्न, या आर्किंग हॉर्न यूज कर लो। ठीक है, इन तरीकों से अपने इस क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा सकते हैं या आर्किंग हॉर्न यूज कर सकते हैं। आर्किंग हॉर्न में क्या होता है, हम यहाँ पर एक इस तरीके से एक मेटल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक मेटल यूज करते हैं और ये मेटल भी क्या कर देता है, एम की वैल्यू को कम करता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इससे बढ़ती है। तो बेसिकली हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका एक ही होता है कि शंट कैपेसिटेंस को क्या करना, कम करना। ठीक है, सॉरी, अगर शंट कैपेसिटेंस को अपने कम करते हैं, पूछा यह है कि उससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो उससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। इंसुलेटर से इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये। करिए, 8 पोल डीसी शंट जनरेटर है, कंसिस्ट ऑफ 780 वेव कनेक्टेड आर्मेचर, ऑपरेटिंग एट 600 आरपीएम। लोड कितना है वो भी गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है वो भी आपको गिवन है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का वो भी गिवन है। आपको आर्मेचर करंट बताना है, आर्मेचर करंट कितना होगा ये आपको बताना है। बताइए। देखिए, इसमें आर्मेचर करंट हमसे पूछा है, आर्मेचर करंट क्या होगी, लाइन करंट या लोड में जितनी करंट जा रही है प्लस फील्ड वाइंडिंग की करंट। लोड में कितनी करंट जा रही है, 25। ठीक है, यहाँ पे गिवन ही है। और फील्ड वाइंडिंग में कितनी करंट जा रही है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 250 वीटी बाय आर एस एच। तो 25 प्लस वीटी कितना है, 250 डिवाइड बाय 200, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव प्लस इसको अगर करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 1.25 है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 26.25 एम्पियर। देखो क्वेश्चन में डेटा बहुत सारा दिया हुआ था, डेटा क्वेश्चन में बहुत सारा दे रखा था, बट अगर आप देखो तो था कुछ भी नहीं। आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, हमेशा जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करो, पहले इक्वेशन वो बनाओ, पहले ये मत देखो कि क्या क्या आपको गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे काफ़ी सारा डेटा रिडंडेंट में दे रखा होता है, इससे बचने का तरीका बस यही होता है, जब भी क्वेश्चंस आए आपका फोकस होना चाहिए पूछा क्या है। इधर इक्वेशंस यहां से एक बना दो,
पहले अगर इक्वेशन यहां से एक बना दोगे तो बाकी जगहों पर दिमाग नहीं जाएगा। एक इक्वेशन में देखने से पता लग रहा है आई ए इज इक्वल टू लोड करंट एंड आई एफ। आई एफ कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 200, ठीक है, और 25 तो गिवन ही है। मतलब अपने को लोड भी दे रखा है, वेव के 750, जो आर्मेचर के कंडक्टर दे रखे हैं, बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which type of heating following factors need to be considered? Thickness of the surface, thickness of the surface, बताइए। In which type of heating following factors need to be considered? Thickness of the surface to be heated, जहां पे अपने सरफेस की थिकनेस को क्या करना हो, हीट करना हो। इंफ्रारेड हीटिंग के अंदर, रेडियंट के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इंडक्शन के अंदर। इंडक्शन में बताओ एडी करंट हीटिंग होती है नहीं होती, और एडी करंट लॉस जो होता है वो थिकनेस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, ठीक है। तो इंडक्शन फ्रीक्वेंसी, आपसे पूछा है कि कितना लोड यूज किया जाए कि एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिल जाए, ईटा जो है वो मैक्सिमम मिल जाए। ईटा जो है वो आपको मैक्सिमम मिल जाए, कितना लोड यूज करें कि ईटा मैक्सिमम मिल जाए, बताइए। कितना लोड यूज करें कि ईटा मैक्सिमम मिले। ईटा मैक्सिमम कब मिलता है, जब वेरिएबल लॉस बराबर होते हैं कांस्टेंट लॉस के। वेरिएबल लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस। पी सी यू एक्स बराबर है किसके, आयरन के। तो एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू पी आई। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट ओवर पी आई बाय पी सी यू एफ एल। तो यहाँ से ये वो फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग होती है जहाँ पर अपने को ईटा मैक्स मिलता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग, इस पे ईटा मैक्स मिलता है, कितना आएगा। आयरन कोर लॉस कितना है 500, आयरन लॉस कितना है 900, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज रूट 5/9, ये एक्स आ रहा है। और अपने को लोड चाहिए, अपने को मतलब वोल्ट एम्पियर चाहिए ना, लोड चाहिए जिसके ऊपर अपने को एफिशिएंसी क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो ये अपने कैसे निकालते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग जहां पर अपने को ईटा मैक्स मिलता है मल्टीप्लाइड बाय कितना उसका वोल्ट एम्पियर रेटेड है, समझे। तो ये कितना होगा रूट, अब देखो 9 है तो यहां से तो बाहर आ जाएगा 3, तो रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। सोल्व करो, बताओ कितना आएगा, ये कितना आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं कैलसी में, रूट 5 कितना आ रहा है बताइए। इंटू 50 डिवाइड बाय 3,
दिस इज 37.75 kVA, ठीक है 50 kVA का, लेकिन अगर इतना लोड दोगे ना 37.75, इस पर अपने को एफिशिएंसी मैक्सिमम देगा, इस पर एफिशिएंसी अपने को मैक्सिमम देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शंट जनरेटर जो है डिलीवर्स 95 एम्पियर एट 250 वोल्ट, रेसिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 50 ओम एंड 0.05। जनरेटर का ईएमएफ बताना है कितना होगा। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ जनरेटर? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ जनरेटर? What is the EMF of generator? शंट जनरेटर का ईएमएफ अगर आपको निकालना है EA, दैट इज इक्वल टू VT प्लस IA/RA। VT अपने को कितना दे रखा है 250, IA बताओ कितना हो जाएगा। डिलीवर कितना कर रहा है 95, और कुछ डिलीवर फील्ड वाइंडिंग को भी करेगा, तो मिला के आर्मेचर होगा ना। RA की वैल्यू कितनी है 0.05, तो 250 प्लस 95। IF बताओ कितना होगा VT बाय RF। VT कितना है 250, और ये कितना है 50, 0.05। 250 प्लस इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है। सो दिस इज 250 प्लस 5, 255 वोल्ट। 255 वोल्ट, 255 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक सर्किट दे रखा है, और पूछा है कि आइडेंटिफाई द अबव क्लिपर सर्किट टाइप, तो इसका टाइप बताना है आपको कितना होगा। इसका टाइप क्या होगा? ये सीरीज नेगेटिव क्लिपर है, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर है, पैरेलल नेगेटिव है, या पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर है? बताइए। तो कौन सा पार्ट ये क्लिप कर रहा है? देखिए, पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर रहा है या नेगेटिव पार्ट क्लिप कर रहा है? कौन सा पार्ट क्लिप कर रहा है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये पॉजिटिव पार्ट ही तो क्लिप कर रहा है, तो क्लिपर तो पॉजिटिव होगा। कैसा लगा हुआ है डायोड? सीरीज में लगा हुआ है, तो कैसा है क्लिपर? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर है। क्या है? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। चलिए नेक्स्ट। हाउ कैन वी चेंज द रेंज ऑफ अमीटर टू बी एक्सटेंडेड? अगर अमीटर की रेंज को हमें एक्सटेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर अमीटर की रेंज को हमें एक्सटेंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
बताइए। पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस ऐड कर दो, सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस ऐड कर दो, पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस ऐड कर दो, या सीरीज में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस ऐड कर दो, बताइए। देखो करंट अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा जाए और हम उसको बाईपास करना चाहें तो पैरेलल में अपने को क्या करना होगा, एक और पाथ बनाना होगा जहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम रखनी होगी ताकि लॉस ना हो, है ना। तो कनेक्टिंग इट इन पैरेलल विद ए लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, विद ए लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्प्लिट इंडक्शन मोटर, if the centrifugal switch of a single phase resistance does not open after the starting of the motor, then मतलब एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता तो इससे क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए, इंडक्शन मोटर के अंदर एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अदरवाइज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वोल्टेज देते हैं सिंगल फेज और जो करंट यहाँ से जाता है उसमें दो पाथ बनाते हैं अपने। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है कि वो
जब मोटर स्पीड पकड़ेगी तो वो एक फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा। होता है ना, किसी भी चीज़ को ऐसे अपने घुमाएंगे तो सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो जब भी गाड़ी टर्न लेती है बहुत ही हाई स्पीड पर, तो अंदर के जो पैसेंजर है वो ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ हो जाते हैं, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो वैसे ही जब मोटर स्पीड पकड़ेगी तो एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो स्विच को ओपन कर देगा। अगर वो सपोज ये टाइट हो गया, या वो जो एक लूज मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाए, या ये परमानेंट इससे जुड़ जाए, तो इससे होता क्या है, अंदर इसके रोटर रहेगा। जो कि एन आर स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये स्विच ओपन नहीं होगा तो दोनों ही करंट जाएगी। आई इज इक्वल टू मेन वाइंडिंग का करंट प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए होती है, टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, बस उसी के लिए होती है। एक बार टॉर्क प्रोवाइड हो गया उसके बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज फिर भी अगर ये लगी होगी ना तो यहाँ पर आई ए स्क्वायर आर ए ये लॉस होगा, क्योंकि मोटर, देखो मोटर में बेसिकली क्या चाहिए होती है, हमें टॉर्क बनानी है बस। टॉर्क अगर उसमें बन गई, अब इसकी क्या जरूरत है, अब ये अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा टॉर्क बनेगा नहीं, ये लॉस पैदा करेगा। ठीक है, तो जो करंट है विल ड्रॉ हाई करंट एंड गेट ओवर हीटेड। हाई करंट क्यों ड्रॉ करेगा, अगर ये पाथ नहीं होगा तो करंट केवल इसी में जाएगा। अगर आप पैरेलल पाथ बढ़ाओगे तो करंट इसमें भी तो जाएगा ना, अदरवाइज ये नहीं होगा तो करंट इसमें नहीं जाएगा। अगर ये स्विच खुल गया तो, अगर नहीं खुला तो ये वाला करंट भी जाएगा, तो करंट एक्स्ट्रा जा रहा है, मोटर ज़्यादा करंट खींचेगी क्योंकि उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग को भी करंट देनी है। और साथ ही साथ जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होगा उसके कारण मशीन गर्म भी होगी, जबकि वो रनिंग कंडीशन पे उसमें करंट जाना नहीं चाहिए। अगर उसमें करंट जाएगा तो मशीन वैसे जितना हीट होती थी उससे ज़्यादा हीट होगी ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कि मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी और ओवर हीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर 220 वोल्ट जो है वो अगर सप्लाई करते हैं, वोल्टेज है 10, सॉरी जो रेसिस्टेंस 10 है, इंडक्टर 10 है और कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है इंडक्टर का रेजोनेंस पर। बताइए। क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर एट रेजोनेंस। आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। दिस इज 10 मिली हेनरी, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर हमने एक सोर्स लगाया, ठीक है, इसका कुछ वोल्टेज है, इसका कुछ फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब सर्किट को अगर रेजोनेंस पे लेके जाना है तो रेजोनेंस पे अगर अपने क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करना है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस पे ओमेगा नोट एल बाई आर या 1 बाय ओमेगा नोट आर सी, या ओमेगा नोट की वैल्यू आप पुट कर दो 1 बाय रूट एल सी, तो दिस इज 1 बाय आर रूट ओवर एल बाई सी। तो 1 बाय आर 1 बाय 10 रूट ओवर एल बाई सी, 10 मिली 10 टू पावर माइनस 3 और 1 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर गई तो 6 माइनस 3 3
10⁴, 10⁴ मतलब 100, दैट विल बी 10। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा इसका? 10 क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। 10 इज द क्वालिटी फैक्टर, 10 विल बी द क्वालिटी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लैंप है जो अमिट कर रहा है लाइट को यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन, और मीन स्फेरिकल कैंडल पावर दे रखी है 15, टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय द लैंप, टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड बाय द लैंप इन ऑल डायरेक्शन, टोटल लुमिनस फ्लक्स पूछा है आपसे। बताइए। देखिए, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो होता है टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 4 पाई, ये दे रखा है, ये दे रखा है। टोटल फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कितना हो जाएगा? 60 पाई। तो 60 इंटू 3.14 करो, 3.14 कितना आएगा? सॉरी 4 पाई ना, हाँ ठीक है। 15 इंटू 4 पाई कितना आ जाएगा? 180 के आसपास आएगा ना, 180 थोड़ा ऊपर जाएगा, 180 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, यहाँ से इतना आइडिया हमें ऑप्शंस को देखकर मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है रोटेटिंग डिस्क इन एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ मैग्नेटिक, इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर वो मैग्नेटिक डिस्क बनती है। बताओ क्या मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनेगी? क्योंकि उसमें जो ब्रेकिंग लगती है, उस ब्रेकिंग के लिए अपने एडी करंट यूज करते हैं, तो अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल से थोड़ी ना बनेगी। बताइए, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। और दूसरा, ब्रेकिंग टेक प्लेस ड्यू टू एडी करंट लॉस जनरेट बाय ब्रेकिंग मैग्नेट, ये तो बिल्कुल ठीक है, जो ब्रेकिंग है वो इसके थ्रू होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए नेक्स्ट। एक वोल्टेज और एक करंट का वैल्यू आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर के अंदर। आपको बताना है कि ये सर्किट इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, रेसिस्टिव होगा, या इनमें से कोई भी हो सकता है। बताइए।
देखिए जो इसका इम्पिडेंस निकालोगे, इम्पिडेंस कितना आएगा, V बाय आई। V कितना है 10 प्लस J5 और I कितना है 6 प्लस J4। अब अगर हमें इम्पिडेंस देखना है कि भाई इम्पिडेंस में अगर इमेजिनरी टर्म होगी तो अपने बोलेंगे कि या तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो सकता है। अगर वो टर्म पॉजिटिव होगी तो इंडक्टिव, नेगेटिव होगी तो कैपेसिटिव। तो सिंपल रेशनलाइज कर दो इसको, 6 माइनस J4, 6 माइनस J4, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का J40, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो J30, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का J20, प्लस का 20, डिवाइड बाय इसको करोगे तो 36, 6 का स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस का J10 डिवाइड में कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो 52। ये लो, अब J वाली टर्म बताओ क्या आ गई। जो इमेजिनरी टर्म है चाहे सोल्व कर लो आगे, कोई इसकी नीड नहीं है, हमसे तो कुछ एग्जैक्ट नहीं पूछा ना। ये जो टर्म है वो नेगेटिव आ गई है, तो ये बता रहा है कि इसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा, और अगर इसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो ये क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। दिस विल बी कैपेसिटिव, ठीक है, ये कैपेसिटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग ऑन इंटरपोल आर कनेक्टेड इन, वाइंडिंग ऑन इंटरपोल आर कनेक्टेड इन, इंटरपोल के अंदर की वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती है। देखिए इंटरपोल हो चाहे कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो, आर्मेचर रिएक्शन को उसको क्या करना है, कंपनसेट करना है। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट के कारण होती है, तो आर्मेचर ही करंट इंटरपोल के अंदर या कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर दौड़ना चाहिए। अब आर्मेचर के करंट को अगर इंटरपोल में एंटर करवाना है और साथ ही साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग में ऐड करवाना है, तो हमें इसके लिए कनेक्शन करना पड़ेगा उसका आर्मेचर के साथ सीरीज में, ताकि वो आर्मेचर करंट कैरी कर ले। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शंट ट्रांसमिशन लाइन, voltage regulation of a shunt transmission line will be maximum when 10 phi for the lagging power factor is, 10 phi कितना होगा, 10 phi का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखो अगर 0 होता है तो 10 phi r by x होता है, मैक्सिमम होता है तो 10 phi x by r होता है, ठीक है। निकालते बताओ इसको किस तरीके से हैं। निकालने के लिए दो तरह का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से डिफाइन हम करते हैं। मतलब डिफाइन तो इसमें एक अप होता है एक डाउन होता है, इसको दो तरीके से हम सॉरी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो एग्जैक्ट और एक अप्रोक्सीमेट। एक एग्जैक्ट और एक अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट और एक अप्रोक्सीमेट। अब देखिए जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको डिफाइन करते हैं परसेंट वी आर इक्वल टू एक्स आर इक्वलेंट कोस फाई प्लस माइनस एक्स इक्वलेंट साइन फाई, ठीक है। इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और वोल्टेज रेगुलेशन अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग में आएगा तो अपने माइनस का साइन फिर नहीं लेंगे, है ना।
खाली किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे ही नहीं। और इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल टू फिर जीरो कर देंगे। ये सब करोगे तो फाइनली आपको x बाय आर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अगर ये r इक्वलेंट पी यू, सॉरी r इक्वलेंट पी यू और x इक्वलेंट पी यू अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो दोनों का बेस सेम होता है, तो इसलिए r इक्वलेंट बाय x इक्वलेंट या x r और x आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको एक 500 वोल्ट का जो एक मोटर है उसका जो लोड है उसका पावर फैक्टर कितना है, 0.4। 2 वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड टू मेजर, जो रीडिंग है वो 20 किलोवाट और 10 किलोवाट आ रही है। रिएक्टिव पावर आपको बतानी है कि कितनी होगी, रिएक्टिव पावर बताओ कितनी होगी। व्हाट इज द रिएक्टिव पावर, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। बताइए। देखिए 2 वोल्ट मीटर मेथड के अंदर ना आपको जो एक्टिव पावर दे रखी होती है वो दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग का क्या होता है, सम, और रिएक्टिव पावर की क्या होता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग का √3 टाइम्स ऑफ W2 माइनस W1। ठीक है, तो आपसे रिएक्टिव पावर पूछा तो सिंपली √3 W2 माइनस W1। ठीक है, या 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से √3 20 माइनस 10 करोगे दैट इज 10√3 kVAR। ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो ये 17.32 kVAR ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If P is the power of a star connected system, if P is the power of a star connected system, then what will be the power of equivalent delta connected system? Then what will be the power of a equivalent delta connected system? बताइए। देखिए, अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो है हमारे पास उसको अपने रिकनेक्ट करते हैं, अगर अपने उसको रिकनेक्ट करते हैं
तो उससे तो पावर बढ़ता है, डेल्टा के अंदर 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर उसका सिर्फ इक्विवेलेंट किया जाए ना, तो जो पावर स्टार में होती है उसका इक्विवेलेंट करोगे तो वही पावर डेल्टा में भी होगी। बात समझ में आई? और यही अगर रिकनेक्ट होता ना, रिकनेक्ट होता तो ये आता, ये रिकनेक्शन में होता है। अगर खोल के डेल्टा को पूरा खोल के, स्टार को पूरा खोल के डेल्टा की तरह कनेक्ट करना हो तब 3 गुना होती है। अगर रिकनेक्शन हो तब ये होगा। ये इक्विवेलेंट अगर करते हैं, मतलब अगर अपने कन्वर्जन करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डेल्टा जो पूछा है ना, इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, तो वो कन्वर्जन ही है एक तरीके से। बात समझ में आई? वो एक तरीके से कन्वर्जन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन। टैकोमीटर इज यूज्ड, टैकोमीटर इज यूज्ड, टैकोमीटर अपने किस लिए यूज करते हैं? करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, स्पीड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर हैविंग फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अगर मुझे एक फ्यूज वायर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए मैं कोई मटेरियल ले रहा हूँ, तो उसका करेक्टरिस्टिक्स मुझे कैसा चाहिए होगा, बताइए। कैसा उसका करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होगा, बताइए। मेल्टिंग पॉइंट बताओ, अगर उसका हाई होगा तो वो क्या वो फ्यूज हो पाएगा? लो मेल्टिंग, हाई मेलिएबल, हाई रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट तो हाई नहीं रह सकता ना, मेल्टिंग पॉइंट तो अपने को कम ही रखना पड़ेगा। तभी वो एक फ्यूज वायर करंट के एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हो जाने के बाद में वो क्या करेगा? मेल्ट होगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्या कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए? कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। अगर रेसिस्टिविटी उसकी ज़्यादा हुई तो नॉर्मली भी अगर हमारा सिस्टम चल रहा है ना, तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा नहीं, उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर फ्यूज़ ये काम नहीं, ये फ्यूज़ अभी अपना उसने काम नहीं किया, मतलब अभी सर्किट नॉर्मल है, फॉल्ट नहीं आया, उससे पहले अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो लॉस ही बहुत यानी करता रहेगा। फ्यूज़ तो चलो जब मुसीबत आए तब काम करे, अगर ये वैसे ही सिस्टम में लगा हुआ है तो ही अपने आप में एक मुसीबत है, तो ये तो नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट हाई तो रखेंगे नहीं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ कंडक्टिविटी अपने को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज लोडेड, टर्मिनल वोल्टेज में इंक्रीज व्हेन लोड पावर फैक्टर। लोड का पावर फैक्टर क्या हो कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाए? बताइए।
क्या आंसर आएगा बताइए। व्हेन ए टर्मिनल वोल्टेज इज लोडेड इट्स टर्मिनल वोल्टेज में इंक्रीज। देखो टर्मिनल वोल्टेज तभी बढ़ेगी जब पावर फैक्टर आप लीडिंग लेके जाओगे, और पावर फैक्टर लीडिंग कब होगा, जब पावर फैक्टर लोड का कैसा होगा, लीडिंग होगा, तभी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, पावर प्लांट ऑपरेट एट एनुअल लोड फैक्टर। लोड फैक्टर जो है पावर प्लांट का वो है 0.8, सीधा ही अपने 0.8 लिखते हैं। एवरेज लोड यानी कि एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड कितना है 120 मेगावाट। लोड फैक्टर घटकर कितना 60 हो जाए, 0.8 से 0.6 हो जाए, तो आपको बताना है कि एवरेज लोड प्लांट का कितना हो जाएगा। अभी एवरेज लोड कितना है 120, तो 120 से ज़्यादा होगा कम होगा कितना होगा बताइए, बताइए। देखिए लोड फैक्टर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। क्या मैक्सिमम डिमांड की बात करी गई है, नहीं करी गई। मैक्सिमम डिमांड की तो बात करी ही नहीं गई है, तो मैक्सिमम डिमांड अपने कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसका मतलब लोड फैक्टर जो है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना एवरेज डिमांड के। तो इसका मतलब लोड फैक्टर बाद में कितना होगा, और पहले कितना था लोड फैक्टर, नहीं, पहले लोड फैक्टर बाद में लोड फैक्टर कितना हुआ 0.6, पहले कितना था 0.8, बाद में एवरेज डिमांड कितनी होगी ये हमें चाहिए, पहले कितनी थी 120। ठीक है, तो एवरेज डिमांड बताओ कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 6/8, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 पे जाएगा ना ये, 90 मेगावाट। तो 90 मेगावाट हो जाएगा हमारा एवरेज डिमांड। अगर लोड फैक्टर घटेगा एवरेज डिमांड घट जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट दे रखा है, आपसे पूछा है कि इस P और Q के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस P और Q के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको बताना है, बताइए। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं।
चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को आप नोडल से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप मेश से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेश से करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बस आपको एक और तरीका आना चाहिए जो हम प्लस क्लासेस में सिखाते हैं, दैट इज़ अ फेयर मेथड। नोडल और मेश के लिए ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आपको हर एक मेश के अंदर करंट माननी है क्लॉकवाइज, I1 I2 एंड I3। यहाँ पर I3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको I3 पता है, दैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है, I1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो करंट मेश करंट की मानी है, देखो कौन कौन से रेसिस्टेंस में जा रही है, 8 एंड 2 में, तो 10 I1। फिर अफेयर है इसका 2 के साथ, तो माइनस का 2 इंटू I3 कितना है, 2 ही है। ठीक है, फिर अगर ऐसे करंट मानी है तो प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, माइनस का 10। तो यहाँ से I1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, ये इधर गया माइनस का 6 डिवाइड बाय 10 यानी कि पॉइंट, माइनस का 0.6 वोल्ट, ये आ गया माइनस का 0.6 वोल्ट। अब जरा देखिए, ये हमें करंट मिल गई, इसका वोल्टेज कितना है, माइनस का 0.6, तो प्लस माइनस वोल्टेज कितना आ जाएगा, माइनस का 0.6। यहाँ पे ये वाला करंट अगर अपने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें तो माइनस का 0.6 इंटू 8, तो कितना आएगा, 8 इंटू 6 48, 4.8 आएगा ना। लेकिन 4.8 में पोलारिटी उल्टी आएगी, पोलारिटी कैसे आएगी, यहाँ पे प्लस माइनस 4.8, क्योंकि नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, वीपी का पोटेंशियल कितना हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 4.8 वोल्ट। अब I3 निकालो, टोटल असिस्टेंस बताओ कितना है, 10 इंटू I2। अफेयर 4 का I3 के साथ है, I3 की करंट कितनी है, 2। और वोल्टेज में अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, वोल्टेज राइज होगा, दैट इज 10। तो I2 का यहाँ से वैल्यू कितना हो गया, 10 18 बाई 10 कितना हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। ये I2 हो गया, तो 1.8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 10 एक 108 ना, तो 10.8, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10.8 वोल्ट। तो VQ कितना आ गया, 10.8 वोल्ट। तो VPQ कितना आ गया, VP माइनस VQ। ठीक है ना, PQ पूछा ना, P और Q के बीच में, तो अगर डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 माइनस का 10.8, दैट मीन्स माइनस का 6 वोल्ट। ये लो, माइनस का 6 वोल्ट आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कांस्टेंट हमें चाहिए। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट। और जब भी टाइम कांस्टेंट निकालते हैं सर्किट को डेड करके, ये ले डेड कर दिया, फिर यहाँ से अपने इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, तो 4 इन पैरेलल विद 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वायर जो कि 4 ओम का है,
एक वायर जो कि 4 ओम का है, अगर उसको स्ट्रेच करे डबल, उसकी ओरिजिनल लेंथ का डबल, तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, जब भी अपने करते तो रेसिस्टेंस में कितना बदलाव आता है? रेसिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है R1, एन स्क्वायर टाइम्स। तो कितने टाइम्स हमने डबल किया? हमने 2 टाइम्स किया, तो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 4R1, यानी कि 4 इंटू 4 16 ओम आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 16 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी की SI यूनिट हमें बताना है। देखो रेसिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? देखो रेसिस्टेंस की कितनी होती है? रो एल बाई ए, तो रो की कितनी होगी? R इंटू ए बाई एल, यानी कि यहाँ से ओम, यहाँ से मीटर स्क्वायर, और यहाँ से मीटर, यहाँ से कट गया, तो रेसिस्टिविटी की कितनी हुई? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की बताओ कितनी हुई? वो कंडक्टिविटी कितना होता है? 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, तो मतलब ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है, या तो ये लिखो ओम, या आप इसको लिख सकते हो महो पर मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महो पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बताइए? स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बताइए? स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दें तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। गार्ड रिंग अपने यूज़ करें या आर्किंग हॉर्न यूज़ करें, उससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ग्रेडेड इंसुलेटर या इंसुलेटर की ग्रेडिंग ही कर दें, जो कि एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, जनरली सारे इंसुलेटर एक जैसे ही होते हैं, अगर उसकी ग्रेडिंग कर दें तो भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज एनी ऑफ अबव। कोई भी हो सकता है इनमें से, ऊपर जितने भी इनमें से कोई भी मेथड आप यूज करो उससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हेन सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू लोड देन एफिशिएंसी इज, जब एक सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है तो उस टाइम पर एफिशिएंसी कितनी होगी? एट दैट टाइम एफिशिएंसी इज, उस टाइम पर एफिशिएंसी कितनी होगी बताइए? जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तब उस टाइम पर एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं आती। एफिशिएंसी कितनी आती है? 50%। ये तो होता है अगर सर्किट डीसी है, अगर सर्किट एसी है तो ये 50 से कम भी हो सकती है, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है। बट हमसे उतने उस लेवल पे पूछा नहीं है क्वेश्चन, हमसे सिर्फ जनरल पूछा है कि जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है तो जब हम पावर डिलीवर मैक्सिमम करते हैं तब एफिशिएंसी कितनी होती है? तो एफिशिएंसी 50% आती है, क्योंकि हम सोर्स के लोड के रेसिस्टेंस को सोर्स के रेसिस्टेंस के बराबर रखते हैं, और अगर ऐसा करोगे तो 50% एफिशिएंसी आएगी, मतलब 50% उसकी पावर उसी के ही इंटरनल रेसिस्टेंस में खर्च होगी, और 50% जो है वो पावर लोड को देगा। ठीक है, तो 50% एफिशिएंसी कोई ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, बट ये बहुत ही कम एफिशिएंसी है। बट हम यहाँ पर एक कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर हम उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करें तब उस टाइम पर जब आप पावर को मैक्सिमम करते हो तो एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं आती। ये चीज़ आप खुद पर भी अप्लाई करके देख सकते हो।
अगर आप ज़्यादा काम करोगे, अपनी ज़्यादा पावर को यूज़ करोगे, तो आपकी भी एफिशिएंसी गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है। होता है ना, एक आप दिन में सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ाई करो, एक आप दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करो, या आप ओवरलोडेड हो जाओ, तो वहाँ पे एफिशिएंसी गिर जाती है। तो बस वही बात है, ठीक है। तो जब भी ओवरलोडेड होता है, जब भी हम मैक्सिमम पावर की को पुश करते हैं, तब एफिशिएंसी गिरती है 50%, ठीक है। एक सिंपल सा नेटवर्क बनाकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है। चलिए, प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर एवरेज पावर इज डैश द पीक पावर, दैट इज पी मैक्स। बताइए, एक प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर एवरेज पावर और पीक पावर में क्या रिलेशन होगा? देखिए, एवरेज पावर क्या होती है? बेसिकली जो नॉर्मल एक्टिव पावर होती है, वी आई कोस फाई। लेकिन हमें पता होता है कि ये जो वी आई होता है ना, ये आरएमएस में होता है। और सर्किट अगर हमारा रेसिस्टिव है, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में का पावर फैक्टर बताओ कितना होगा? 1 होगा। तो पी एवरेज इज इक्वल टू, इस वी आर एम एस को मैं वी एम बाय रूट 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं आई एम बाय रूट 2 लिख सकता हूँ, और इसको अपने 1 लिखेंगे, दैट इज वी एम आई एम बाय 2, दैट मीन्स पी मैक्स बाय 2। तो कितना होगा? मैक्सिमम का हाफ, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि रन कर रही है 690 आरपीएम पर, उसकी स्लिप फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में और बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में और बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में उसकी स्लिप कितनी होगी? बताइए। स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड, विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड, बताइए। विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड, विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड। देखिए, अगर हम फॉरवर्ड फील्ड की बात करें, फॉरवर्ड फील्ड की स्लिप अगर मैं एस बोलूं, तो बैकवर्ड फील्ड की स्पीड स्लिप कितनी होती है? 2 माइनस एस। तो एस का मतलब एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय एन एस। तो यहाँ पर 690 आरपीएम की उसका रोटेशन है, और अगर मैं एन एस निकालूंगा तो एन एस कितना आएगा? 120 एफ कितना है? 50 अपॉन पी, पी यानी कि 8, कितना आ जाएगा बताओ? 750। तो 750 माइनस 690 डिवाइड बाय 750, तो कितना आएगा ये? 60 अपॉन 750। 60 अपॉन 750 करोगे कितना आएगा?
60/750 करोगे कितना आएगा? किस पे कट रहा है ये? 3 पे कटेगा। ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 2/25। 2/25 कितना आएगा? 0.08। 0.08। तो ये हो जाएगी हमारी स्लिप। फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालनी है तो 2 माइनस 0.08 तो कितना आ जाएगा? 1.92। तो पहले फॉरवर्ड पूछा है, फॉरवर्ड ये हो जाएगा, बैकवर्ड 1.92, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन लिया भी था इस सीरीज के अंदर। ठीक है, जहां पर मैंने ये बताया भी था कि ये 2 माइनस एस आता कैसे, देखना इस पूरी सीरीज को, तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है जिसमें BEE मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, तो इन सारे क्वेश्चन से क्या ओवरऑल आपको पता लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। अलग अलग वैरायटी करने से जो आपका कंसेप्ट होता है वो निखरता है। ठीक है, वो एक पैटर्न में आता है। जब चीज़ें पैटर्न में आती हैं, वो याद होती हैं, कंसेप्ट आपको जब दिमाग में बैठता है तो फिर क्वेश्चन देखते ही बनता है और फिर उसमें गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी सिलेबस को कवर करते हो, उसके बाद में जब आप हर वैरायटी के क्वेश्चन लगाते हो, तब जाकर एक किसी भी स्टूडेंट को अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं मशीन के क्वेश्चन अब मुझसे बनने लग गए हैं, या पावर सिस्टम के क्वेश्चन मुझसे बनने लगे हैं, BEE मेजरमेंट के क्वेश्चन अब उससे होने लग गए हैं। तो एक टाइम लगता है, ये एक तुरंत होने वाली चीज़ नहीं है कि आपने एक टाइम नहीं दिया इन सब्जेक्ट्स को और आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएं। इसमें ना एक समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब तुरंत ही हो जाए कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पर एक सब्जेक्ट करवा दूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस ये कर रहा हूँ, इनके सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, इनके पीछे एक अच्छी खासी थ्योरी होती है जो एक सिस्टमेटिकली स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। अगर एक इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो अच्छा खासा उसका आर्स होता है जिसमें एक एक चीज़ बच्चे को समझाई जाती है। उसके बाद में वो चाहे इन फॉर्मूलेस को डायरेक्टली यूज़ करके क्वेश्चन कर ले, बट उसके पीछे वो बने कैसे, हुआ कैसे, मशीन का वर्किंग, वो सब चीज़ उसको पता होनी चाहिए, तब जाकर वो क्वेश्चन करने लायक बन पाता है। अदरवाइज आप सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पर उतना अच्छा नॉलेज नहीं बना सकते टेक्निकल में। ठीक है, अगर आपने पहले से टेक्निकल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो एकदम से क्वेश्चन देखते क्लिक करेंगी चीज़ें, स्पीड आपकी बढ़ती है। जब आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज भी हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका टेक्निकल वाला पार्ट अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, जो चाहता है कि अभी उसने बीटेक जस्ट कंप्लीट करी है या वो डिप्लोमा में है या वो बीटेक परसुइंग ही है, तो इन दोनों केसेस के अंदर वो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल के एज वेल एज नॉन टेक्निकल के वो कर सकता है। यहाँ पर देखो, अगर मेरी क्लास हो रही है और आप क्लास में लाइव हो, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप क्लास में लाइव हो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको हर बात का आंसर करूँगा। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है आपसे पूछा जाता है, आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर आप कहते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो आपको फिर उसी टाइम बताया जाता है। लाइव क्लास का ये फ़ायदा होता है। और अगर सपोज कोई क्लास आपने मिस कर दी और कोई स्टूडेंट है जिसने कोई ऐसी क्लास है जिसके अंदर एक वैसा डाउट पूछा है जो शायद आपका भी डाउट होता, तो जब आप वैसा उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो तो वैसा डाउट्स बाकी स्टूडेंट रेज कर देते हैं। तो इसीलिए जो सेशन हमारा लाइव होता है उसी सेशन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी आपको बेनिफिट देती है, वो रिकॉर्डिंग भी आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं अगर वो आपके अच्छे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर 60% का ऑफ भी चल रहा है, और अगर मैं आपको प्राइस बताऊं ना तो बहुत ही कम है। अगर आप इसमें प्राइस की बात करो प्लस सब्सक्रिप्शन पर, इट इज ऑलमोस्ट, देखिए कितने, आफ्टर 60% ऑफ
इट विल बी ओनली 3199, मतलब 3199 3200 रुपये के आसपास 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। 6 मंथ में अगर आप चाहो ना तो पूरा का पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कवर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, ऐप के ऊपर सारे कोर्सेज को देखना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिकली अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे जो लाइव चल रहे हैं उनमें आना पड़ेगा, और फिर अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड जो कोर्सेज है वो भी देख सकते हो। अगर आपको 1 ईयर के लिए जाना है तो 1 ईयर का 4799 का है, और 24 मंथ के लिए जाना है तो उसका है 6399 का, ठीक है। तो ये अभी प्राइसेस चल रहे हैं। इनको एक्टिव करने के लिए अगर आप ऐप में लेना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि सर ये डिस्काउंट एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो टेस्ला 10, टेस्ला 1010। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 60% का जो ये डिस्काउंट है ये लग जाएगा, उसमें एक्टिव हो जाएगा। जो हमारे सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। कर्तव्य बैच के अंदर पावर सिस्टम चल रहा है। पावर सिस्टम 2 जगहों पर चल रहा है, मैं भी पावर सिस्टम ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी जो फॉल्ट वाला पार्ट है वो अभी कंटिन्यू है अभी, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, जनरल साइंस चल रहा है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी हो रही है। तो ये सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप कर सकते हो रिकॉर्डिंग से, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि प्लस पर जो आपको फीचर्स मिलते हैं, प्लस में एक फीचर मिलता है आपको रेज एंड। रेज एंड फीचर में क्या रहता है? रेज एंड फीचर के अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आपको लाइव क्लास में हमसे बात करनी है, जैसे फ़ोन पे हो रही है, तो आप लाइव क्लास में रेज एंड करोगे और हमसे डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में आप जो भी हमसे बातचीत करोगे, जो भी अपना डाउट क्लियर करोगे, वो सबको सुनाई भी देगा क्लास में, और जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी वो आपका डाउट रहता है कि आपकी और हमारी बातचीत जो भी उस क्लास में हुई है वो हमेशा रहती है वहाँ पे, ठीक है। क्लास हैंड्स आउट, क्लास में अपने आप इंपॉर्टेंट नोट्स जो है उसको पिक कर सकते हो, मार्क कर सकते हो कि सर ये स्लाइड्स हैं, मुझे ये चाहिए होगी जब भी मैं रिकॉर्डिंग देखूं, तो उस जगह पे अपने हैंड्स आउट बना सकते हो, ठीक है। क्लास में पोल्स होते हैं, डेली प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम्स क्लास में करवाई जाती हैं, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर जो हमारे SSC JEE के कोर्सेज में थे उनका मेंस में सिलेक्शन भी हुआ है। और नेक्स्ट है आरंभ। तो जो मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आरंभ एक सेशन है, एक इवेंट है जो कि 7 से 9 बजे 1 मार्च को होगा, ठीक है। ये बेसिकली IIT JEE NEET UG फाउंडेशन वालों के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हो कि JEE Nexus बाय अनअकैडमी, इस चैनल के ऊपर आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा लाइव, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 6 सेशन था, इसके बाद में एक सेशन और आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।